हो। अब आपको करना क्या है, आपको एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी कि एक वर्ग मान लेते हैं और उसके अंदर 4 लाइनें ऐसी हैं। अब आपने देखना है कि इन 4 लाइनों से आपका कौन सा चित्र बनेगा। 4 प्रश्न आएंगे ऐसे। तो हम पहला देखें, तो ई बना हमारा 1 2 3 4। तो हमारे पहले से होगी 4 से जो है हमारा ई चित्र बनना है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। एन को देखें, 1 2 3। तो 3 लाइनें नहीं, हमारे पास 4 लाइनें हैं। ऐसी एच को देखें, 1 2 3। ये भी 3 लाइनों से बनना है, ये भी नहीं होगा। और ऐसी के को देखें, 1 2 3। तो उत्तर हमारा सही क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न चित्र देखना हमने, हमारे पास 4 स्टार हैं। 4 स्टार है हमारे पास, 1 2 3, नीचे इधर बनाता हूं, 3 और 4, और 2 काली बिंदियां हैं, एक सर्किल है। अब हमने देखना है कि उत्तर चित्र में कहां कहां मेरे पास 4 स्टार है। पहले तो 4 स्टार देख लेते हैं। तो पहले वाले में देख रहे हैं तो हमारे पास 5 स्टार हैं, ये भी नहीं है। जिसका माइक खुला बंद कर लीजिए। और दूसरे में देखते हैं तो यहाँ 4 स्टार है, 2 काली बिंदी भी है, एक सर्किल भी है। फिर तीसरे को देख लेते हैं, यहाँ 3 काली बिंदी हैं, तो ये भी नहीं है। और चौथे को देखते हैं, 2 काली बिंदी हैं लेकिन हमारा स्टार 5। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। और अगला देख लेते हैं, 1 2 प्रश्न ऐसे ही। प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। और इनको करने के लिए हमें क्या करना है, अब नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया। फिर दूसरी लाइन पे 2 लिख दिया, तीसरी लाइन पे 3 लिख दिया, और चौथी लाइन पे 4 लिख दिया। हैं कि हमारे पास 3 लाइन वाला कोई चित्र और एक हमारे पास त्रिभुज होना चाहिए। अब हम पहले देखते हैं, एक त्रिभुज मेरे पास है लेकिन इसके अंदर प्लस का साइन है। तो यहां मेरे जो है, मेरे को 3 लाइनें चाहिए, तो ये मेरे को नहीं। अब दूसरे में देख लें, समकोण है त्रिभुज हमारा, तो समकोण हमारा त्रिभुज है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सेम वैसे ही होना चाहिए, ये पलट सकता है, यानी कि त्रिभुज ऊपर का तो नीचे को ऐसे हो सकता है ना, घुमा के वहां। और तीसरे में आप देखें सी में, तो वहां पर त्रिभुज है लेकिन वो भी सेम नहीं है इस टाइप का, तो ये भी नहीं होगा। और अगले में देख रहे हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है, जैसे हमारे पास ये चित्र है ऐसा, और एक लाइन उसकी सीधी, पहली वाली लाइन, दूसरी लाइन वाली ये, और तीसरी लाइन ये, यानी कि 3 लाइनें हो गई, एक त्रिभुज हो गया। तो डी मेरा सही हो जाएगा। और एक चित्र पर और बात कर लेते हैं। अब इस चित्र में जो है देखना है हमने कि एक मेरे पास ये एक चित्र ये होना चाहिए त्रिभुज का, दूसरी मेरी एक लाइन होनी चाहिए, और तीसरा मेरा इस टाइप का चित्र होना चाहिए। अब हम पहले में देख लेते हैं, त्रिभुज सेम ऐसे ही दिख रहा है, एक त्रिभुज मेरे पास है जी। फिर यहाँ एक लाइन है, लाइन भी है, और ये वाला चित्र आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही, एक ये भी है। हमें एक से ही नहीं करना उत्तर को हमने। दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे में हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरे में देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, लाइन भी है, लेकिन ये वाला चित्र अलग है। और चौथे में देखते हैं, समकोण त्रिभुज भी है और ये चित्र भी सेम लग रहा है, लेकिन लाइनें जो है एक, ये वाली एक, और ये 2 लाइनें होंगी। तो हमारा जो है पहला जवाब सही है। तो सही बच्चों के प्रश्न आगे होंगे समझ में आए? ठीक है। देखिए आप, ये आपको ये मिल जाएगा सीधी लाइन और ये आधा ब्रिज जैसा। एक चित्र मेरा ये हो गया, यानी कि ए। दूसरा देख रहे, इसको आप पलटाएंगे तो ये वाला दूसरा हो गया। और तीसरा ये देख रहे आप, तीसरा वाला चित्र ये हो जाएगा। और चौथा इसको भी आप पलटा देंगे तो 4 चित्र हो गए इसमें। तो 4 ही चित्र थे, 4 से ये बन गया। तो ठीक है, 2 3 4 5। अब आप 5 चित्र कह रहे हैं, यानी कि एक वर्ग जैसा इसको मान लेते तो पहला ये हो गया वर्ग, फिर एक लंबा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरे में ये वाली होगी, चौथे में एक समकोण त्रिभुज ये होगा, पांचवें में ये आयत हो गया। तो सही है पांचवा। तो हमारे पास ये है, और ये वाला चित्र ये है, और ये वाला चित्र ये हो गया, दोनों सेम लग रहे हैं, तो 2 ये सही है। और प्रश्न नंबर 36, ये वाला समकोण ये हो गया, फिर ये वाला चित्र तो ये वाला हो गया, फिर ये वाला चित्र ये हो गया, इसके नीचे वाला, और चौथा वाला ये हो गया। यदि इसको आप पलटा देंगे इस चित्र को तो सेम ऐसे ही बन जाएगा।
तो ठीक है, ऐसी आपने अनुमान लगा 7 है। यदि एक संख्या का 3 गुना 18 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? योग जो है आपके पास में, तो दो संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी? माना पहली संख्या x होगी, अगर x पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। मान लीजिए मैं मेरे पास में 27 रुपीज है और उसमें से मैं 10 रुपए का कोई चीज ले लेता हूँ, तो बचा मेरे पास में क्या? तो ये जो बचा हुआ भाग है वो है कि कुल में से आपने पास जितने पैसे खर्च कर लिए तो वो आपके पास में बचा भाग हो गया। तो इसी तरीके से दो संख्याओं का योग 27 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी। अब उसने कंडीशन ये दे रखी है कि एक संख्या का 3 गुना 18 है, तो एक संख्या का, पहली संख्या का, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली संख्या का 3 गुना, 3 गुना मतलब गुणा 3 बराबर 18 है। पहली संख्या आपके पास में x है तो x गुणा 3 बराबर 18 है। तो x बराबर हमारे पास में हो जाएगा 18/3 और x बराबर आपके पास में आ गया 3×6 = 18। यानी कि जो आपके पास में 27 योग है उसमें से एक संख्या तो आपके पास में आ गई 6। तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने कहा था कि 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 6, तो ये बराबर आपके पास में आ गई 21। तो इस तरीके से दूसरी संख्या जो है हमारे पास में 21 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए। एक वर्गाकार, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 160 मीटर है, 160 मीटर है। एक स्क्वायर पार्क है आपके पास में और उसका पेरीमीटर आपके पास में 160 मीटर है। तो उस स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल आपने निकालना है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? है परिमाप, पेरीमीटर दे रखा है 160 मीटर। हमको साइड निकालनी है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो दैट इज पेरीमीटर ओवर 4। तो पेरीमीटर आपके पास में है 160 ओवर 4, तो 4 चक्को 16 और 4 शून्य शून्य यानी 40 मीटर। ये साइड आ गई आपके पास में उस स्क्वायर की। ये आपके पास में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 40 मीटर आपके पास में आ गई। तो इसका एरिया आपने निकालना है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल या एरिया बराबर साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणा भुजा। तो भुजा आपके पास में 40 मीटर आई, तो 40 मीटर को 40 मीटर के साथ में आपने गुणा कर दिया। तो 2 जीरो आपके पास में है यूनिट प्लेस पे, तो 2 जीरो आपने रख देने हैं। 4 को 4 से मल्टीपल किया तो 4 4 जा 16। मीटर और मीटर 2 बार है तो मीटर की पावर 2, और हम इसको स्क्वायर मीटर भी कह देते हैं, वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। तो 1600 स्क्वायर मीटर आपके पास में इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। और अच्छा बहुत तब रहेगा कि जब बच्चे इसका जवाब दें। तो मैं पांडे जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि
आप बच्चों के नाम ले लीजिएगा तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन रखते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओके, विजय मेहरा आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी के लिए है, लेकिन विजय मेहरा इसका आंसर देंगे। 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से 18 संतरों का मूल्य क्या होगा? दर्जन, प्रति मतलब एक, एक दर्जन, चूंकि हम जानते हैं एक दर्जन बराबर 12 है। अब यहां संतरों की बात कर रहा है तो एक दर्जन बराबर 12 संतरे, और 12 नग, अगर कोई चीज नहीं दी है तो एक दर्जन बराबर 12 नग, ये बोला जाता है। तो एक दर्जन संतरों का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, तो 18 संतरों का मूल्य आपने निकालना है। तो एक साइड आपने लिख दिए संतरे, एक साइड आपने लिख दी उनकी कीमत, मूल्य। 12 संतरे हैं और उनका मूल्य है 5 रुपया। 18 संतरों का मूल्य निकालना है, मान लीजिए x रुपीज है। और बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक और मेथड को आपके सामने रख रहा हूं, तो आप इससे भी देख सकते हैं। ये हमेशा जहां आपने निकालना है x की ओर को ये एरो रहता है। अब यहां से कंपेयर करना है कि 12 संतरे हैं तो 5 रुपया मूल्य है, 18 संतरे हैं तो ज्यादा मूल्य होगा। तो ज्यादा होगा तो 12 और 18 में देखना कि जो ज्यादा है तो ज्यादा की ओर को एरो बन जाएगा। अब ये एरो का जो हेड है, हेड ओवर टेल होता है, सिर बट्टा पूंछ। तो सिर हमारे पास में है x/5 बराबर, यहां सिर है 18/12। तो x बराबर, यहाँ 5 जो है भाग कर रहा है, दूसरी ओर जाके ये गुणा करेगा, गुणा 5। और इसको जब निकालेंगे x बराबर 18 पंजे आपके पास में 90 हो गया, तो 90/12। और चाहें तो यहाँ आप काट भी सकते हैं, 6 दूनी 12 है और 6 तियां 18 है, और आपके पास में हो गया 15/2। ये चीज आपके पास में यहाँ पर आ गई 15/2। और 15 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 है, एक बच जाएगा और दशमलव लग गई तो 0, 2 पंजे 10। तो 7.5 मतलब दशमलव से जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये रुपीज है और ये पैसे हैं। तो ये 5 पैसे नहीं है, ये आपके पास में 50 पैसे हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 7 रुपया 5 पैसा कहता है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और 7 रुपया 50 पैसा कहा तो 50 लिखा या फिर 7.5 लिखा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ अगर 12/90, 90/12 आया है तो 12 सत्ते 84, और 6 बज गया, दशमलव लग गई, तो 12 पंजे 60। तो 7.5 यानी कि 7 रुपया 50 पैसा। ओके, नेक्स्ट कि मैं 4 ऑप्शन आपके लिए रख रहा हूं। निम्न में सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट दशमलव संख्या, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या कौन सी है? तो पहला आपके पास में है 0.01, दूसरा आपके पास में है 0.001, तीसरा आपके पास में है 0.0001, और नेक्स्ट आपके पास में 1.01। सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि जब दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं
इकाईकांक यूनिट प्लेस को। तो यूनिट प्लेस में इन तीनों है और यहाँ 1 है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। अब उसके बाद इन तीनों में देखना है, तो आपके पास में जो पूर्णांक है वो 0 है। अब दशमलव के राइट हैंड साइड की वैल्यूज को देखेंगे, यानी कि 10th प्लेस को देखेंगे, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अभी भी बताना मुश्किल है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, फिर आपके पास में 100th प्लेस पे आएंगे, यानी कि 100वें भाग पे आएंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ से पता लग गया कि भाई ये बड़ा है, लेकिन हमने बात करनी है छोटे की। तो ये बड़ा है तो ये भी हट गया यहाँ से। अब ये दोनों के बीच में बात हो रही है, बी और सी के बीच में। यहां आपके पास में 1000वां जो भाग है, 1000th प्लेस, तो उस प्लेस पे आपके पास में 1 है बी में, और यहां आपके पास में 0 है। तो यहां से पता लग गया कि भाई ये बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कहा, तो सबसे छोटा आपके पास पता लग गया कि ये सी ऑप्शन है। ओके, को 8 दिन में काट सकते हैं, 8 दिन में काट सकते हैं या काटते हैं? तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे? कितने दिनों में काटेंगे? आपके पास में एक साइड मजदूर हैं, आदमी हैं, और एक साइड जो उनको दिनों की संख्या है वो लिख लेंगे। तो आपके पास में क्वेश्चन है, 6 आदमी 8 दिन में उस खेत को काटते हैं। अब पूछ रहा है कि 4 आदमी उसे कितने दिनों में काटेंगे। 4 आदमी माना x दिनों में काटते हैं। तो अभी हमने ये कहा था कि जो अननोन वैल्यू है उसकी ओर को आपने एरो बना देना है। सबसे पहले x की ओर को बन जाएगा भाई। अब यहां कंपेयर करना है कि 6 आदमी काट रहे हैं 8 दिन में। जब 6 आदमी हैं तो उनको 8 दिन लग रहे हैं। अब आदमी हमने कर दिए कम, तो इनको दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? ज्यादा। ज्यादा दिन लगेंगे। तो ज्यादा दिन लगेंगे, तो अब यहां कंपेयर किया जाएगा कि यहां इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 6 और 4 में ज्यादा कौन सा है? तो 6 है, तो 6 की ओर को हमने एरो बना देना है। तो ये आपके पास में हो गया। तो अब आपके पास हो गया x/8 बराबर 6/4, यानी कि जो सिर है, सिर बट्टे पूंछ बराबर सिर बट्टे पूंछ। x बराबर 6 × 8/4, यानी जो 8 यहाँ x के साथ में भाग कर रहा था, तो बराबर के दूसरी ओर जब ये गया तो यहां इसने गुणा करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और x बराबर 6 दूनी 12 है। तो x हमारे पास में दिन थे, तो 4 आदमी उस खेत को 12 दिन में काटेंगे। ओके, ब्याज की दर से 1500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? कितना? 1680 रुपया। तो 15 चक्को 60 × 3, तो 60 × 3 180 रुपया। 180 रुपया आपके पास में ब्याज आ गया। अब बात कही उसने मिश्रधन की, तो मिश्रधन बराबर आपके पास में होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपके पास में है ₹1500 प्लस इंटरेस्ट जो आपके पास में 180 रुपीज, तो 0, 8, 516 एंड 1, तो 1680 रुपीज
ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, 50 पैसे का अखबार प्रतिदिन खरीदता है। फरवरी 2023 में उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? एक एक अखबार रोज खरीदता है और वो 50 पैसे का होता है। तो सर फरवरी 2023 में 28 दिन है, तो सर 50 गुणा 28, तो सर 1400 पैसे आ गए। तो सर इसको रुपये में बदलेंगे तो बट्टे 100 कर देंगे, तो सर 2 जीरो से 2 जीरो काटी, सर 14 रुपये। कैसे पता लगा कि फरवरी 2023 में 28 दिन होंगे? मतलब हो गया 0.50। और या अगर आप केवल 50 पैसे से गुणा कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपने गुणा करके लिख लिया, 5 अट्ठा 40, 5 दूनी 10, 4 14 है। जो 1400 पैसे आपके पास में आ गए और 0.50 लिख रहे हो तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लग गया, तो 14 रुपया इसका रिजल्ट आया। तो जब 1400 पैसे आता है तो उस केस में आपके पास में होगा कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, और 1400 पैसे बराबर 1/100 गुणा 1400, यानी 1400/100। 100 की 2 जीरो से 1400 की 2 जीरो कट गई तो बराबर 14 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रियांशी, आपके लिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में एक स्कूल में 220 बच्चे अध्ययनरत हैं। यदि 120 बच्चे किसी दिन पिकनिक पर गए तो स्कूल में रह गए बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन है, एक स्कूल में 220 बच्चे अध्ययनरत हैं। यदि 120 बच्चे किसी दिन पिकनिक पर गए तो स्कूल में रह गए बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? कुल बच्चे बराबर 220, 220 पिकनिक पर गए बच्चे बराबर 120। पिकनिक पर गए बराबर 120। सर अब स्कूल में बचे शेष रहे या स्कूल में रहे शेष है। शेष। सर 220 में से 120 गिरा देंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, सर 100। सर फिर अब इनका प्रतिशत निकालेंगे तो शेष प्रतिशत बराबर, सर शेष गुणा 100, शेष बट्टे कुल बच्चे, सर गुणा 100%। सर 220 की एक शून्य से 100 की एक शून्य काटी। सर 11 से 2 से 22 को काटा और 100 को काटा। सर 100 को काटा 50। सर 50 और 10 को गुणा करा तो 500। सर 500/11%। सर तो 11 से 500 को काटा
तो 11 चक्को 44, हम्म, सर 6 के 60, 11 पंजे 55, सर 45 सहित 5/11 प्रतिशत। दशमलव में बताओ। सर दशमलव लगा दिए तो 50, सर 11 चक्को 44, सर दशमलव 4, सर फिर 5 बच गए, फिर 11 चक्को 44, सर सर 2 अंकों तो निकाल दे तो तो इतने प्रतिशत बच्चे जो है स्कूल में रह गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, क्वेश्चन एक वृत्त में डैश, आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। एक व्यास होता है, एक व्यास होता है, व्यास मीन्स डायमीटर। 2 व्यास होते हैं, तीसरा ऑप्शन बहुत से व्यास होते हैं, और 4 व्यास होते हैं। सर ऑप्शन नंबर ए, एक व्यास होता है। ओके, और कोई बच्चा जो बताना चाहे? सर हर्षित जुमनारी, भंडारी, यस। सर उसमें बहुत से व्यास हम खींच सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर सी, बहुत से व्यास होते हैं। ये है, आप बहुत सारे व्यास खींच सकते हो। ये आपके पास में एक वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा, इसको डायमीटर कहते हैं। और दूसरा ये भी है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी कॉर्ड भी कहलाती है। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड मीन्स व्यास, जीवा। डायमीटर मीन्स व्यास। तो एक आपके पास ये चले गई, दूसरी हमने ये यहां से दे दी, तीसरी हमने यहां से दे दी, चौथी हमने यहां से दे दी, पांचवी यहां से चले गई, छठी यहां से चले गई, सातवीं यहां से चले गई, आठवीं यहां से चले गई। तो कितने व्यास? 1 2 4, कितने व्यास? सर बहुत से। बहुत सारे व्यास। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये बहुत से को ये भी कहा जाएगा एक से अधिक। कितने ही हो सकते हैं? 2 3 4 5 6। तो उस लैंग्वेज को पकड़िएगा कि एक व्यास कह रहा है या एक से अधिक व्यास कह रहा है, या फिर अनंत, अपरिभाषित। तो इस तरीके के वहां पे क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। VI। VI, ठीक है भाई। अब सर 36 तो भाई देख लिया आपने। अब आपके लिए 63 आ गया। अभी सर आपको मालूम नहीं था कि क्या है। हाँ, LH III। ट्रिपल आई, बिल्कुल सही है। योग, ठीक है। 110 अंश है, तो तीसरा कोण क्या होगा? समझ में आ रहा होगा? यस सर। सर 70। 70, बिल्कुल सही है। कैसे किया? सर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। सर दो कोण 110 है तो 180 माइनस 110 बराबर 70। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आगे आना है होगा। बोलो, अभी तो आपका नंबर है। आप अपनी कॉपी पे भी करिए, माइक भी खोलिए और फटाफट बोलिए। बोलो बोलो। x गुणा y बटा 100। x गुणा y बट्टे 100,
सर हमारे पास में x है 40, 40 गुणा 25/100 x 40 है, y 25 है, गुणा बट्टा 100 बट्टे 100। सर 25 एकम 25, 25 चौको 100 25 एकम 25, 25 चक्को 100। सर 4 से हम 40 को काटेंगे, 4 एकम 4 सर 10 सर 10 रुपये। 10 रुपये सबका यही आया भाई। यस सर। प्रतिशत मतलब होता है 25/100, तो 40 का 25/100 और 25 एकम 25, 25 चक्को 100, 4 एकम 4 और 4.40 यानी कि 10 रुपया। ओके, इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी और यहाँ पे है डी। ओके, तो एंगल बी आपके पास में है 45 डिग्री, एंगल सी आपके पास में है 30 डिग्री। तो आपने एंगल ACD ये निकालना है। एंगल ACD बराबर कितना? सर बी 45 और सी 30 डिग्री। सर 75 डिग्री। 75 डिग्री। ओके, चलो सही कोई और भी बताना चाहता है? सर मैं है ये 30 डिग्री है, हमको ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो भाई एक्सटीरियर एंगल तो पहले अपने आप ही पता लग रहा है कि ये एक लाइन है, ये 180 डिग्री की होती है और ये 30 डिग्री आपके पास में बना पड़ा है। तो ये तो अपने आप ही पता लग गया कि भैया 180 - 30 होगा 150 अंश का। ठीक है, दूसरा तरीका जो आप कर रहे थे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर टू एंगल्स, अपोजिट टू एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यानी ये 45 दिया है, ये आपके पास में 30 है, इन दोनों को ऐड करो तो 45 + 30 आपके पास में हो गया 75। 180 में से 75 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया आपके पास में 105। तो अब सम क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि उस त्रिभुज के जो विपरीत कोण हैं उनका योग 105 और 45 बराबर 150 अंश। ना कि ये, इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, ये अपोजिट एंगल्स को जोड़ेंगे, इसका अपोजिट। आया समझ में? यस सर। एक फिगर बनी हुई है, आपके पास में ये है 30 डिग्री, ये आपके पास में है 60 डिग्री और ये आपके पास में है 60, 30 एंड 90। तो ये क्या होगा? सर आंसर आवे 90 सर 90 डिग्री। अब देखो, हमारे पास में इस स्ट्रेट लाइन पर बनाना है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके साथ में ये इस तरीके से दे रहा है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो सकता है। तो ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, तो भैया ये सीधी लाइन आपके पास में 180 अंश की होती है, उसमें से 90 आपको दिया है, तो ये कितना होगा? 180 - 90 तो 90 डिग्री। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका आपके पास में हमने ये कहा था कि अपोजिट एंगल्स का सम 30 और 60 का सम दैट इज 90। आ गया होगा समझ में?
यस सर। ये आपके पास में एक ट्रायंगल है, ये आपके पास में 55 डिग्री है, 55 डिग्री। ये आपके पास में 95 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपने बताया, बताओ आया समझ में? समझ में आया या फिर मैं सर सर 30 कितना डिग्री। आंसर? 30 डिग्री। बताओ हर्षित कैसे आया? सर जो सर ऊपर वाली लाइन में जो सर, क्योंकि जब भी एक एक्स जैसा बना रहता है और उसके एक ऊपर वाली लाइन का कोण दिया होता है, कोई सी भी लाइन का कोण दिया होता है, तो उसके अपोजिट साइड वाला वही कोण होता है। तो इसको अपोजिट एंगल्स कहते हैं, अपोजिट एंगल्स। और हिंदी में इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण आपके पास में 95 दिया है तो ये भी 95 होगा। आया समझ में? अगर ये Yes. आपके पास में एंगल कुछ दिया है तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो इनको कहा जाता है अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। एक ही सिरे पर बने हुए अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब 95 और 55 दे रखा है, 95 दिया है, 55 दिया है, तो 5 और 5 10, 9 और 1 10, 5 15, 150 हो गया। तो 180 में से घटा के ये आ जाएगा, 180 में से 150 को घटाओ तो 30, तो ये आपके पास में 30 डिग्री होगा। तो आ गया होगा समझ में?